नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है टॉप जीके एमसीक्यू सीरीज़, जिसमें हम आपके प्रीवियस ईयर के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को यहाँ पे पूरी डिटेल के साथ कवर करते हैं। ये हमारी इस सीरीज़ की 46वीं क्लास है। अगर आपने इससे पहले की क्लासेस को नहीं देखा है, आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इसमें हम सिर्फ क्वेश्चन आंसर को कवर नहीं करते, बल्कि क्वेश्चन से रिलेटेड जो आपके एक्स्ट्रा फैक्ट होते हैं, क्वेश्चन से रिलेटेड जो आपका पूरा कॉन्सेप्ट होता है, उसको भी कवर करते हुए चलते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में बम कब फेंका था? तो देखिए, भगत सिंह और जो उनके साथी थे बटुकेश्वर दत्त, इन्होंने मिलकर केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था 1929 में। अब आपसे डेट सहित पूछा गया है कि किसी पेपर में आपसे आए थे और ऐसे ही ऑप्शन आए थे, बिल्कुल नजदीक के ऑप्शन। सही आंसर है इसमें 8 अप्रैल 1929 को यह लोग केंद्रीय विधानसभा में बम को फेंकते हैं। इसे आपने याद करना है, ठीक है। जब इन्होंने केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका, उस समय उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? उस समय अध्यक्षता कर रहे थे विट्ठल भाई पटेल। उनका नाम भी पूछा जाता है, ठीक है। किस सल्तनत शासक के समय में मंगोलों ने भारत पर पहला आक्रमण किया था? भारत में सबसे ज्यादा मंगोल आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के काल में होते हैं, लेकिन जो पहला मंगोल आक्रमण होता है वो इल्तुतमिश के काल में हुआ। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। जो मंगोल शासक था चंगेज खान, चंगेज खान का वास्तविक नाम क्या था, उसका असली नाम क्या था? तेमुचिन उसका नाम था। तो चंगेज खान इल्तुतमिश के समकालीन था। चंगेज खान का एक दुश्मन था जिसका नाम था जलालुद्दीन, और वो भाग कर आ जाता है चंगेज खान से बचकर इल्तुतमिश के दरबार में। इल्तुतमिश को अंदाजा था कि अगर वो उसको शरण देगा तो मंगोल शासक जो है चंगेज खान, वो दिल्ली पर भी आक्रमण करेगा। तो उससे बचने के लिए ये जलालुद्दीन को शरण नहीं देता है, इसको भी याद करना। तो पहला आक्रमण किसके काल का माना जाता है? इल्तुतमिश का माना जाता है। श्रीरंगपट्टनम की संधि निम्न में से किसके मध्य में हुई थी? देखिए, श्रीरंगपट्टनम की अगर हम संधि की बात करें, आप जानते हैं इंडियन हिस्ट्री में 4 एंग्लो मैसूर युद्ध हुए थे। पहला एंग्लो मैसूर युद्ध जो हुआ था वो 1767 से लेकर 1769 के बीच में हुआ। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध आपके 1780 से लेकर 1784 के बीच में हुआ। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से लेकर 1792 के बीच में हुआ, और चौथा वाला आपके 1799 में लड़ा गया। ये 4 एंग्लो मैसूर युद्ध थे। इसमें से जो तीसरा वाला ये युद्ध है, इस युद्ध की समाप्ति होती है श्रीरंगपट्टनम की संधि से। यह संधि 1792 में होती है। टीपू सुल्तान और कॉर्नवालिस के बीच में यह संधि होती है। तो तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि के साथ समाप्त हुआ? आप कहेंगे श्रीरंगपट्टनम की संधि से समाप्त हुआ, ठीक है। एक और बात, जो पहला वाला युद्ध था, इसमें कौन सी संधि होती है? पहला वाला युद्ध आपके मद्रास की संधि से खत्म होता है। दूसरा वाला युद्ध आपकी मंगलौर की संधि से खत्म होता है। तीसरा वाला श्रीरंगपट्टनम की संधि, और चौथे वाले में संधि की आवश्यकता नहीं पड़ती क्योंकि टीपू सुल्तान यहां पे मारा जाता है। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध पुस्तक लीलावती किस विषय से संबंधित है? तो कई बार इस किताब का नाम पूछा गया है और इस किताब के लेखक का नाम भी पूछा गया है। लीलावती जो ये किताब है, इसे भास्कराचार्य के द्वारा लिखा गया है, और यह किताब गणित की एक फेमस किताब मानी जाती है। तो किससे संबंध है इसका? लीलावती किताब रचयिता भास्कराचार्य हैं, और यह किताब गणित का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है, ठीक है। जिन्ना विभाजन चाहते हैं या नहीं, अब हम स्वयं विभाजन चाहते हैं, यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? जो ये स्टेटमेंट है कि चाहे जिन्ना अब चाहे ना चाहे, लेकिन अब हम खुद चाहते हैं कि विभाजन हो, यह स्टेटमेंट सरदार वल्लभ भाई पटेल का है। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। अंग्रेजों के द्वारा 1946 में एक अंतरिम सरकार यहां पर बनाई गई थी। उसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों के लोग शामिल होने थे, लेकिन मुस्लिम लीग ने शामिल होने से मना कर दिया। अंग्रेजों के द्वारा अंतरिम सरकार गठित करने की घोषणा होती है 24 अगस्त 1946 को।
अंतरिम सरकार का गठन होता है 2 सितंबर 1946 को। यह डेट पूछी जाती है कि अंतरिम सरकार कब बनी थी, 2 सितंबर को। मुस्लिम लीग इसमें शामिल नहीं हुई, हालांकि बाद में मुस्लिम लीग इसमें शामिल हुई। मुस्लिम लीग के 5 मंत्री इसमें बनते हैं, 9 कांग्रेस के थे, 5 इसमें मुस्लिम लीग के बनते हैं। तो अंतरिम सरकार बनाने में जो मुस्लिम लीग ने परेशानियां खड़ी करी कि पहले मना कर दिया, फिर आंदोलन कर दिया, इस तरीके से बाद में शामिल हो गई। तो इन सारी परेशानियों को देखते हुए सरदार पटेल कहते हैं कि अब जिन्ना चाहे या ना चाहे, हम खुद विभाजन चाहते हैं। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, मुस्लिम लीग से अंतरिम सरकार में बने जो मंत्री थे, कई बार उनके नाम भी पूछ लेता है क्योंकि 5 मंत्री थे। प्रमुख मंत्रियों की अगर हम बात करें, सबसे प्रमुख था लियाकत अली। लियाकत अली भी शामिल हुआ, यह वित्त मंत्री बना था। एक और व्यक्ति था जिसका नाम था जोगेंद्र नाथ मंडल, यह विधि मंत्री बना था। ठीक है, लॉर्ड कर्जन के समय भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित किया गया? तो पहला क्वेश्चन तो यह हो गया, विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित हुआ था? कर्जन के काल में, और इसे 1904 में पारित किया गया। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। कर्जन ने एक विश्वविद्यालय आयोग भी बनाया था, आपको ध्यान होगा। विश्वविद्यालय आयोग बनता है 1902 में, बाद में उसी की सिफारिशों पर यह अधिनियम आता है। विश्वविद्यालय आयोग का अध्यक्ष कौन था? उस आयोग का अध्यक्ष था थॉमस रेले, इसीलिए इसे रेले आयोग भी कहते हैं। और क्वेश्चन बना भी है पेपर में कि रेले आयोग का संबंध किससे था? तो यह विश्वविद्यालयों से संबंधित था। थॉमस रेले इस आयोग का अध्यक्ष था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, वर्ष 1934 में कांग्रेस समाजवादी दल का प्रथम अधिवेशन निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ था? कांग्रेस समाजवादी दल की अगर हम बात करें, इसकी स्थापना ही 1934 में होती है, और इसके जो संस्थापक थे, इसके संस्थापक थे जेपी नारायण, यानी जयप्रकाश नारायण इसके संस्थापक थे। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है। इसकी स्थापना इन्होंने पटना में करी थी। ऑप्शन ए सही आंसर होगा, और पटना में ही इसका पहला अधिवेशन भी होता है। तो काफी इंपॉर्टेंट दल है कांग्रेस समाजवादी दल। कब बना? 1934 में। कहां बना? पटना में। किसने बनाया? जेपी नारायण ने। नेक्स्ट है, डलहौजी ने व्यापकगत सिद्धांत के अंतर्गत भारतीय रियासतों को कितने भागों में बांटा था? तो देखिए, जो ये आपका व्यापकगत सिद्धांत है, जिसको राज्य हड़प नीति भी कहते हैं साधारण भाषा में, और इंग्लिश में इसको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के नाम से भी जाना जाता है। कई बार ये क्वेश्चन आता है कि इस नीति को किसने अपनाया था? डलहौजी ने अपनाया था। इस नीति का मेन उद्देश्य था ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार करना। इसके तहत भारतीय रियासतों को 3 भागों में बांटा गया था। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। पहले वे राज्य होते थे जो पूरी तरीके से कंपनी के ऊपर, यानी अंग्रेजों के ऊपर निर्भर होते थे, जिनको बनाया भी कंपनी ने, कंपनी की मदद से वो राज्य बने और पूरी तरीके से कंपनी पर निर्भर थे। ऐसे राज्यों में यह कहा गया कि अगर आपका कोई उत्तराधिकारी नहीं है तो आप किसी को भी गोद नहीं ले सकते, आपके मरने के बाद आपका राज्य अंग्रेजों का होगा। ये पहली श्रेणी के जो राज्य थे इसमें बोला गया। ठीक है, इन राज्यों में जो आपके प्रमुख थे उसमें झांसी आता था, जैतलपुर आता था, संभलपुर आता था। इसके बाद थी दूसरी श्रेणी। दूसरी श्रेणी में ऐसे राज्य थे जिनको बनाया तो कंपनी ने था, बनाया वो ब्रिटिश सरकार की मदद से, लेकिन वो कंपनी के अधीन नहीं थे, केवल सुरक्षा की जिम्मेदारी कंपनी की थी, बाकी राज्य आंशिक रूप से स्वतंत्र थे। ऐसे राज्यों में थोड़ी सी ढील इस नीति में दी गई और यह कहा गया कि यहां के राजा अगर इनका कोई उत्तराधिकारी नहीं है तो ये किसी को गोद ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको अंग्रेजों की पहले इजाजत लेनी होगी। और तीसरे राज्य ऐसे थे जो पूर्णतः स्वतंत्र थे। ऐसे राज्यों को पूरी तरीके से छूट दी गई थी कि आप गोद ले सकते हैं। तो 3 कैटेगरी में भारतीय राज्यों को बांटा था, जो पूरी तरीके से अंग्रेजों के कंट्रोल में है, दूसरे वे जो आंशिक रूप से कंट्रोल में है, और तीसरे वे जो पूर्णतः स्वतंत्र थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा नया क्वेश्चन है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को लेकर, हड़प नीति को लेकर, कि भारतीय रियासतों को कितने भागों में बांटा था डलहौजी ने? 3 भागों में। स्थायी बंदोबस्त पद्धति को किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में लागू किया गया? तो जो परमानेंट सेटलमेंट है, स्थायी बंदोबस्त, इसे लागू किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के काल में।
कॉर्नवालिस की बात करें तो ये 1786 से लेकर 1793 तक बंगाल का गवर्नर जनरल रहता है और बाद में 1805 में दोबारा बनकर ये आता है। 2 बार बनता है ये 1805 में, हालांकि जब दूसरी बार आता है तो जल्दी ही इसकी मृत्यु हो जाती है। जो इसका ये पहला वाला कार्यकाल था 1786 से लेकर 93 तक, इसमें 1903 में 1793 में ही ये सारे इंपॉर्टेंट कार्य करता है। जो इसका शक्तियों का पृथकीकरण सिद्धांत था जिसको कॉर्नवालिस कोड कहते हैं, वो भी 93 में आया। जो इसका स्थायी बंदोबस्त था वो भी 93 में आया। तो इसको आपने याद करना है। कब आया स्थायी बंदोबस्त? 1793। किसके काल में आया? कॉर्नवालिस के काल में। ठीक है। स्थायी बंदोबस्त के तहत जो जमींदार होते थे उनको अब 90% हिस्सा कंपनी को देना था और मात्र 10% वो अपने पास रख सकते थे और उसी में से उन्हें अपने जो किसान थे, मजदूर थे, उनको भी देना था, जो भी खेती होती थी। ठीक है। एक और क्वेश्चन आता है, स्थायी बंदोबस्त की नीति का जो फॉर्मेट था, यह जो नीति थी, इस नीति को बनाया किसने था? इस नीति को बनाया था जॉन शोर ने। तो इसका नाम भी आपने याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र जो था, इसे ईश्वर चंद विद्यासागर के द्वारा शुरू किया गया था। बंगाल से इसकी शुरुआत होती है, कलकत्ता से ये आता है, 1859 से आया था। ये पहला बांग्ला समाचार पत्र था जो डायरेक्ट राजनीति से जुड़ा हुआ था। और जो लिटन के द्वारा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया जाता है, विशेषकर इसी अखबार को बंद करने के लिए लाया जाता है। ठीक है। तो इसको भी आपने याद रखना है। काफी फेमस अखबार था सोम प्रकाश। ईश्वर चंद विद्यासागर निकालते हैं, 1859 में कलकत्ता से आता है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट विशेषकर इसी को ध्यान में रखकर लाया गया था। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में किसने पढ़कर सुनाया था? तो 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का जो घोषणा पत्र था उसे इलाहाबाद में पढ़ा था, इलाहाबाद दरबार में पढ़ा था कैनिंग ने। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। कैनिंग भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था और पहला वॉयसरॉय था। ठीक है। नेक्स्ट है, अंतिम मराठा पेशवा कौन था? तो अंतिम मराठा पेशवा की बात करें, उनका नाम था बाजीराव द्वितीय। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। 1818 में जो बाजीराव द्वितीय थे, ये अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर देते हैं। किस अंग्रेज के सामने किया था, ये क्वेश्चन भी आता है। तो उस अंग्रेज का नाम था मैल्कम। उसके बाद बाजीराव द्वितीय को, क्योंकि जो पेशवा होते थे वो उस समय पुणे में बैठा करते थे, तो इनको पुणे से हटा दिया गया और कानपुर के निकट एक जगह है जिसका नाम है बिठूर, वहां पर इनको भेज दिया गया 1818 में, जहां पर ये रहे अपनी मृत्यु तक। 1853 में इनका निधन यहां पर हो जाता है। तो अंतिम मराठा पेशवा कौन थे? बाजीराव द्वितीय। जब इनको वहां पर भेजा गया उसके बाद पेशवा के पद को समाप्त कर दिया गया था। ठीक है। नेक्स्ट है, संपूर्ण भारत में जनगणना का कार्य कब से शुरू हुआ? तो पूरे भारत में जनगणना का जो काम हुआ था वो 1881 से हुआ था। पहली बार जनगणना 1872 में होती है, लेकिन ये एक विशेष क्षेत्र तक थी। जो प्रॉपर तौर पर और नियमित तौर पे विधिवत रूप से शुरू होती है वो 81 से होती है। ठीक है। शिमला का संत के नाम से किसे जाना जाता है? तो शिमला का संत लिखा है, आपको ज्यादातर बुक्स में इसको ऐसे देखने को मिलता है, हर्मिट ऑफ शिमला। ये किसको कहते हैं? ये कहा जाता है ए.ओ. ह्यूम को। जो ए.ओ. ह्यूम था, कांग्रेस के महासचिव रहे थे, कांग्रेस के संस्थापक हैं ए.ओ. ह्यूम। इनको शिमला का संत यानी हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से जाना जाता है। इसको लेकर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो पूछे जाते हैं, उनको देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन जो इसको लेकर पूछा जाता है कि ए.ओ. ह्यूम कौन था? तो यहाँ एक रिटायर्ड ब्रिटिश सिविल ऑफिसर था। तो जो उस समय जो सिविल अधिकारी होते थे, यानी कि उस समय का आईएएस अधिकारी था ए.ओ. ह्यूम। ए.ओ. ह्यूम। दूसरा क्वेश्चन आता है, ये कहाँ का था? ब्रिटिश सिविल अधिकारी तो था, लेकिन ये मूल रूप से आपके स्कॉटलैंड का था, तो इसके देश का नाम भी याद करेंगे। तीसरा क्वेश्चन इसको लेकर जो सबसे इंपॉर्टेंट है, 1885 में कांग्रेस की स्थापना इसी के द्वारा की जाती है। चौथा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1885 से लेकर 1907 तक ये कांग्रेस का सचिव रहता है। इसको भी याद करना, क्वेश्चन आता है कि 1907 तक कांग्रेस का सेक्रेटरी कौन था, सचिव कौन था? यही ए.ओ. ह्यूम था। ठीक है। और पांचवा क्वेश्चन हमने देख लिया, शिमला का संत। नेक्स्ट है, माही नदी किस खाड़ी या सागर में गिरती है? तो माही नदी आपकी खंबात की खाड़ी में गिरती है।
ऑप्शन बी सही आंसर होगा। देखिए खंबात की खाड़ी आपकी अरब सागर में पड़ती है, ठीक है। तो किसके माध्यम से नदी जो है वो अरब सागर में जाती है? गिरती ये खंबात की खाड़ी में है और मूलतः कहां जाएगी? फिर अरब सागर में जाएगी। अब क्योंकि यहां पर एग्जैक्ट लोकेशन थी तो हम खंबात की खाड़ी को ही जोड़ेंगे, यहां पर सही आंसर इसका होगा, ठीक है। माही नदी को लेकर एक और विशेष क्वेश्चन आता है कि कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली एकमात्र नदी कौन है? माही नदी। यह नदी आपके मध्य प्रदेश से आती है और खंबात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। तालेचर किस लिए प्रसिद्ध है? तो उड़ीसा में है तालेचर और ये कोयले की खानों के लिए फेमस है। थारू जनजाति किस प्रदेश में नहीं मिलती है? तो थारू जनजाति आपकी बिहार, यूपी, उत्तराखंड में निवास करती है, जम्मू कश्मीर में नहीं मिलती है, ठीक है। विश्व की सबसे बड़ी प्लेट कौन सी है? तो कुछ दिन पहले हमने विविध प्लेटों के बारे में जाना था। एक और क्वेश्चन आपका बना किसी पेपर में कि दुनिया की सबसे बड़ी प्लेट कौन सी है? तो जो प्रशांत प्लेट है, जिसको पैसिफिक प्लेट भी कहते हैं क्योंकि प्रशांत महासागर को पैसिफिक ओशन भी कहते हैं, तो इस प्लेट का नाम प्रशांत प्लेट है या पैसिफिक प्लेट। ये विश्व की सबसे बड़ी प्लेट है। और अगर पूछेगा, क्योंकि बड़ी अगर पूछी है, हो सकता है छोटी भी पूछ ले, दुनिया की सबसे छोटी प्लेट दक्षिण अमेरिकी प्लेट को बोला जाता है। कुछ दिन पहले हमने विभिन्न प्लेटों को देखा था कि कौन सी प्लेट किन किन क्षेत्रों के मध्य में है, ठीक है। आप उन्हें प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। भूमिगत जल समस्त जल राशि का कितना प्रतिशत जल संचय करती है? यानी पूरी धरती पर जितना पानी है उसमें अंडरग्राउंड जो पानी है आपका भूमिगत जल है वो कितना प्रतिशत है? हम जानते हैं पूरी धरती पे मान लीजिए 100% पानी है, तो 100 में से लगभग 97 के करीब या 97.5% के करीब पानी आपका समुद्रों में है। 2 से 2.25% पानी आपका ग्लेशियरों में है और भूमिगत पानी की अगर हम बात करें ये मात्र आपका 0.68% है। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड किसका उदाहरण है? तो भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड यह सार्वजनिक क्षेत्रक उद्योग का उदाहरण है। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। जवाहर नवोदय विद्यालय की स्थापना की सिफारिश का आधार क्या था? तो देखिए जवाहर नवोदय विद्यालय की बात करते हैं। इसकी स्थापना होती है 1986 में और इनको स्थापित करने की जो सिफारिश करी थी वो जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी 1986 में आई थी, इसके द्वारा इसकी सिफारिश करी गई। ऋग्वेद में सर्वाधिक चर्चा किस जानवर का मिलता है? तो देखिए ऋग्वैदिक काल, जिसको हम आर्य सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, इस काल में सबसे ज्यादा उल्लेख हमें घोड़े का मिलता है। ऋग्वेद में सबसे ज्यादा जानकारी किसकी मिलती है, सबसे ज्यादा चर्चा किसकी है? घोड़े की है। हम पढ़ते हैं हिस्ट्री के अंदर कि आर्यों ने विभिन्न क्षेत्रों को जीता था और इनकी विजय का जो मेन श्रेय जाता है कि इनके पास घोड़े थे। बाकियों के पास उस समय भारत में घोड़े नहीं थे। इनके जो अलग अलग क्षेत्र इन्होंने जीते आर्यों ने, ठीक है। किस व्यक्ति ने रोलेट एक्ट को जानबूझकर की गई हत्या कहकर संबोधित किया था? अब देखिए कुछ जगहों पर रोलेट एक्ट को दिया गया है, कहीं पर इसे जलियांवाला बाग दिया है। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड इसको कर देना, इसे जानबूझकर की गई हत्या किसने कहा था? ये कहा था C.F. एंड्रयूज ने। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। जब जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है आपका 13 अप्रैल 1919 में होता है, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट इसके प्रभाव पड़े, घटना का काफी प्रभाव पड़ा। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि, सर की उपाधि त्याग दी। महात्मा गांधी ने अपनी केसर ए हिंद की उपाधि लौटा दी। एक व्यक्ति थे जिनका नाम था शंकर नायर। शंकर नायर ने वायसरॉय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया। एक और व्यक्ति है जो है वैलेंटाइन शिरोल, जिसने लोकमान्य तिलक को भारतीय असंतोष का जनक कहा था। वैलेंटाइन शिरोल ने भी जलियांवाला बाग हत्याकांड वाले दिन को काला दिन कहा था। और एक है C.F. एंड्रयूज, जिनको दीनबंधु के नाम से जाना जाता है। इन्होंने इसे जानबूझकर की गई हत्या कहा। जिन्ना ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में इसे कत्लेआम की संज्ञा इसको दी थी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इफेक्ट आपका पड़ा जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। गांधी जी ने ही C.F. एंड्रयूज को दीनबंधु की उपाधि दी थी। तो इसको आपने याद करना है, क्या क्या प्रभाव पड़े वो सारे हमने यहां पर देखे। नेक्स्ट है प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहां स्थित है? तो फेमस विरूपाक्ष मंदिर आपके हम्पी में है। हम्पी आपके कर्नाटक के वेल्लारी जिले में है और हम्पी आपके तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। बंधुआ मजदूरी प्रणाली उन्मूलन कानून कब पारित हुआ?
तो बंधुआ मजदूरी प्रणाली जो कानून था इसे 1976 में लागू किया गया। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसको भी आपने याद करना है, ये क्वेश्चन भी उत्तराखंड के अंदर पूछा जा चुका है, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। तो फ्रेंड्स ये था हमारा जो हमारी सीरीज है टॉप जीके एमसीक्यू सीरीज, जिसमें हम जीके के परीक्षाओं में बार बार पूछे गए प्रश्नों को यहाँ पे कवर करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।